हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। आज हम डिस्कस करने वाले प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें से पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत में है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित हैं। दूसरा पॉइंट है, इसके अध्ययन को एपिग्राफिक कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईस्वी पूर्व बोगजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईस्वी पूर्व के लगभग हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अगला पॉइंट है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अगला पॉइंट है, यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अगला पॉइंट है, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। अगला पॉइंट, एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर पूर्ण तोरमार का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। अगला पॉइंट है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। अब हम जानेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख। अभिलेख तथा शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं क्या थी। तो पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख था, जिसका शासक कलिंगराज खारवेल था। अगला अभिलेख है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, जिसके अंतर्गत शासक और अभिलेख की विशेषता क्या थी। रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा अभिलेख है नासिक अभिलेख, जिसके अंतर्गत गौतमी पुत्र सातकर्णी और सातवाहनों की उपलब्धियां वर्णित है। चौथा अभिलेख है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसके अंतर्गत समुद्रगुप्त इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। अगला अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, जिसके अंतर्गत पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन है। अगला अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, जिसके अंतर्गत मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख, जिसके अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला अभिलेख है भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, जिसके अंतर्गत स्तंभ गुप्त हूणों पर विजय का विवरण का उल्लेख है। अगला अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख, जिसके अंतर्गत बंगाल शासक विजय सेन के बारे में वर्णित है। अगला अभिलेख है बास खेड़ा और मधुबल अभिलेख, जिसके अंतर्गत हर्षवर्धन की उपलब्धियों का पर प्रकाश डाला गया है। अगला अभिलेख है बालाघाट एवं काले अभिलेख, जिसके अंतर्गत सातवाहनों की उपलब्धियां वर्णित है। अगला अभिलेख है अयोध्या अभिलेख, जिसके अंतर्गत शुंगों की उपलब्धियां वर्णित है। अगला अभिलेख है हर भरहुत अभिलेख, जिसके अंतर्गत शुंग नरेण शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित कवन है। और अगला अभिलेख है एरण अभिलेख, जिसके अंतर्गत भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे प्राचीन भारत के सिक्कों के बारे में। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। अगला पॉइंट है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में करसाड़प कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी और तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। अगला पॉइंट है, आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। सिक्कों के अंतर्गत अगला पॉइंट है, रोमन सिक्के अरिकमेडु पुडुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है, जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई, जनसाधारण की धार्मिक अवस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। अगला पॉइंट है, हर भरहुत बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मृणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालीन है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तात्कालिक जीवन की झलक मिलती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं साहित्यिक स्रोत में, जैसे वैदिक साहित्य के अंतर्गत। इसमें पहला पॉइंट है, इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। अगला पॉइंट है, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति कहा जाता है। और अगला पॉइंट है, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद के कुल चार चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पहला है ऋग्वेद। इसके अंतर्गत ब्राह्मण
साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋक का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। अगला पॉइंट है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहते हैं। अगला पॉइंट है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अगला पॉइंट है इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 और ऋचाओं मंत्रों की रचना की गई है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत दूसरा है यजुर्वेद। इसके अंतर्गत यजु का अर्थ यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। अगला पॉइंट है वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। अगला पॉइंट है यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहा जाता है। ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। अगला पॉइंट है इसके 2 भाग हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत तीसरा है सामवेद, जिसके अंतर्गत साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों ऋचाओं का संकलन होता है। अगला पॉइंट है इसके मंत्रों को गाने वाला उद्याता कहलाता है। अगला पॉइंट है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट है सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ मंत्र हैं, जिनमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। अगला पॉइंट है अवेद, जो गंधर्व वेद कहलाता है। अगला पॉइंट है इसकी प्रमुख शाखाएं हैं कौथुमीय, जैमिनीय तथा राणायनीय। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत चौथा है अथर्ववेद। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया तथा इसके दूसरे दृष्टा रचयिता अंगिरस ऋषि थे। इसे अथर्वागीग्नवेद भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसे भैषज वेद भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत चौथा है अथर्ववेद। इसमें अगला पॉइंट है यह भौतिकवादी वेद है, जिसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, जिसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। अगला पॉइंट है इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अगला पॉइंट है अथर्ववेद में परिचित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अगला पॉइंट है इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला पॉइंट है पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।